साथियों, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर देखते हैं आज करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम लोग बात करेंगे 9 और 10 जून का। तो चलते हैं तेजी से सरसरी निगाह डालते हैं इस 2 दिन के घटनाक्रम पर। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय खेलकूद, आर्थिक जगत, विज्ञान के क्षेत्र में जो जो घटनाक्रम हो रहा है सब पर एक नजर डालेंगे और जो भी महत्वपूर्ण है उसको मैंने यहाँ पर आपको एकत्रित कर दिया है, इसको देखना। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इधर हो जाता हूं और फिर मैं शुरू करूंगा इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एक इंपॉर्टेंट बिहार से न्यूज है, क्योंकि बिहार में अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो विधानसभा का चुनाव अभी सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा घटना है बिहार के लिए, जहां पर चुनाव होना और चुनाव में एक नया घोषणा किया गया कि ईवीएम जो है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो मशीन से वोट पड़ता है, उसमें अब यहाँ पर चेंज किया गया है वोटिंग मशीन को। और वो जो नया मशीन होगा उसको M3 नाम दिया गया, मॉडल 3। अभी तक M2 से चुनाव हुआ था बिहार में और पहली बार बिहार में M3 से कराया जाएगा। ये तकनीक के मामले में पुराने ईवीएम से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। खराब होने पर इसको ठीक किया जा सकता है, छेड़छाड़ होने पर फिर ये ऑपरेट नहीं होगा। इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके चुनाव आयोग ने यह घोषणा किया है कि अब बिहार में जो चुनाव होने वाला है वो M3 मॉडल के ईवीएम जो मशीन है उसके द्वारा चुनाव होगा। तो ध्यान रखना, पहली बार M3 से होने जा रहा है। एक न्यूज है बिहार से संबंधित, BAU, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर जिले में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, कृषि क्षेत्र में बहुत काम करती है। तो BAU, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर द्वारा संचालित एक योजना है ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कहते हैं इसको। और ये स्कीम आंगनवाड़ी केंद्रों पर चलाया जाता है और आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को भोजन उपलब्ध करा करके उनको कुपोषण से बचाने का प्रयास कर रही है सरकार। तो एक बड़ा योजना है और इस ICDS स्कीम के तहत एक नई योजना बिहार में चल रही है, अपनी क्यारी अपनी थाली। ये योजना का नाम याद रखना, अपनी क्यारी अपनी थाली। और इसके द्वारा 4 जिलों में योजना चला करके बच्चों को कुपोषण से बचाने का प्रयास चल रहा है। तो 4 जिला ध्यान रखना है, पटना, नालंदा, खगड़िया और पूर्णिया। तो ये 4 जिले हैं जहां पर इस ICDS योजना के तहत अपनी क्यारी अपनी थाली, जिसके द्वारा कुपोषण से बच्चों को बचाने का प्रयास हो रहा है। होना क्या है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर ही सब्जियां उगाई जाती है, जिसमें मशरूम जैसे पौष्टिक सब्जियों को उत्पादन करके उसी को भोजन बना करके बच्चों को परोसा जाता है, जिसके द्वारा एक इंपॉर्टेंट कुपोषण से लड़ने का काम हो रहा है। तो ध्यान रखना है, अपनी क्यारी अपनी थाली अपनी क्यारी योजना का नाम जो बिहार में 4 जिलों में संचालित हो रहा है और इसके प्रभाव को देख करके सरकार चाहती है कि इसको अन्य सभी जिलों में लागू कर दिया जाए। तो ध्यान रखना है। अब एक न्यूज है कोरोना से, गुड न्यूज है कि विश्व स्तर पर कोरोना अपना प्रभाव छोड़ रहा है। लेकिन इसी दौरान न्यूजीलैंड एक ऐसा देश उभर कर आया जहां पर कोरोना के सभी मरीज स्वस्थ हो गए। अब यहाँ पर कोरोना के संक्रमित कोई मामला नहीं है और इस तरह न्यूजीलैंड कोरोना से लड़ करके जीतने वाला पहला देश के रूप में बाहर आया है। ध्यान रखना, यह अलग बात है कि हो सकता है फिर से मामले आए, लेकिन तत्काल जितने भी मरीज थे वो अंतिम मरीज भी ठीक हो गया न्यूजीलैंड में। और यहाँ पर संक्रमण ध्यान रखना तभी शुरू हुआ था जब भारत में शुरू हुआ था, लेकिन भारत में आज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन न्यूजीलैंड में सभी मरीज स्वस्थ हो चुके और ये ध्यान रखना है कि न्यूजीलैंड कोरोना से लड़कर जीतने वाला एक देश के रूप में विश्व स्तर पर उभर कर आया। और इससे हम लोग को प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है कि हम भी थोड़ा गाइडलाइन फॉलो करें, लोग अवेयर हों, जागरूकता लाएं और सरकार चाहे तो हम कोरोना से लड़ सकते हैं और कोरोना से जीत सकते हैं। चलते हैं आगे कि कोविड-19 का ही एक न्यूज है कि कोविड-19 के जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, ज्यादा जो इनकी स्थिति खराब है, और इस मामले में सबसे ज्यादा मरीज क्रिटिकल पेशेंट के तौर पर अमेरिका में लगभग 10,000 से ज्यादा 13,000 के करीब मरीज अमेरिका में क्रिटिकल सिचुएशन जो कभी भी मृत्यु के करीब पहुंच सकते हैं। लेकिन इन गंभीर मरीजों की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। मतलब अमेरिका के बाद ज्यादा सीरियस पेशेंट भारत में ही है। ध्यान रखना है, यहां भी 10,000 लगभग आंकड़ा पहुंचने जा रहा है जो वेंटिलेटर पर हैं और क्रिटिकल सिचुएशन में लड़ रहे हैं। लेकिन एक दूसरा गुड न्यूज है कि मृत्यु दर के मामले में भारत रूस के बाद दूसरे स्थान पर है। मतलब सबसे कम मृत्यु दर भारत में रूस के बाद है। सबसे कम मृत्यु रूस में हुआ है और उसके बाद भारत में ही मृत्यु दर सबसे कम है।
तो मृत्यु दर के मामले में रूस के बाद भारत दूसरा स्थान पर, और जबकि क्रिटिकल पेशेंट के मामले में, जो सीरियस पेशेंट है उसके मामले में अमेरिका के बाद भारत दूसरे नंबर पर। तो दोनों स्थान पर दूसरा है, यहाँ क्रिटिकल पेशेंट के मामले में और यहाँ मृत्यु दर के मामले में। तो मृत्यु दर कम है और पेशेंट की संख्या अधिक है, ये ध्यान रखना। तो दोनों चीजें ध्यान देनी है। अब यहां पर है कि देश में कुल 50 जिले का चुनाव किया गया कोविड-19 से, जो ज्यादा संक्रमित हैं, ज्यादा इफेक्टेड जिला, जहां पर ज्यादा पेशेंट मामले आ रहे हैं। तो इन 50 जिलों का चुनाव करके राज्य स्तरीय केंद्र शासित प्रदेश जहां भी है, इन 50 जिलों में एक विशेषज्ञ केंद्रीय टीम भेजी गई है। ये ध्यान रखना है कि विशेषज्ञ केंद्रीय टीम भेज करके कोविड-19 को ऑब्जर्व करके कि कैसे इसको बचाया जाए, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, इसके लिए एक सेंट्रल टीम गठित करके इन 50 जिलों में भेजी गई, और जिसमें 4 जिले बिहार के भी शामिल है, जिसमें दरभंगा, मधेपुरा, औरंगाबाद जैसे जिले शामिल है। तो ध्यान रखना है कि 4 जिले बिहार के भी इसमें, जहां पर केंद्रीय टीम को भेजा गया। कुल 50 जिले हैं। अब यहां से ध्यान दें कि कोविड-19 के कारण इस साल एक इंपॉर्टेंट जो पुरस्कार होता है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसको ध्यान रखना है कि एक नाम दिया जाता है, इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। और ये ध्यान रखना है, एशिया का नोबेल पुरस्कार के रूप में इसको देखा जाता है। और ये पुरस्कार हर साल दिया जा रहा है पिछले 6 दशक से, मतलब 60 साल से। और 6 दशक में पहली बार यहां पर कोविड-19 के कारण भी एक घटना घट गई, जिसके कारण रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को रद्द कर दिया गया। मतलब 2020 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किसी को नहीं दिया जाएगा। तो एक यहां पर एक नेगेटिव न्यूज है, ध्यान रखना है। एशिया का नोबेल पुरस्कार, जिसको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कहते हैं, वो इस बार रद्द कर दिया गया, किसी को नहीं दिया जाएगा। किसके कारण? कोविड-19 के कारण। और ध्यान रखना है कि ये 6 दशक में तीसरी बार घटना है ऐसी। मतलब एक तो अभी हो गया 2020 में, इसके पहले 2 बार, एक 1970 में और एक 1990 में। ये ध्यान रखना है, 2 ऐसा समय था जब ये घटना कुछ विवादों के कारण, यहाँ तो भूकंप आ गया था, यहाँ अकाल पड़ गया था, और इन दोनों वजह से इन 2 साल में ही रैमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं दिया गया। तो 70 में नहीं दिया गया, 90 में नहीं दिया गया, और फिर इस बार 2020 में ये नहीं दिया जाए। अब यहां ध्यान रखना है, एक न्यूज है FSSAI। ये आजकल देखते होंगे फूड प्रोडक्ट पर सब पर लिखा रहता है, कोई भी चीज खाने वाला चीज खरीदेंगे तो ये लिखा रहता है FSSAI। और कभी कभी सिंपल चीजें पूछ दिया जाता है, कभी तो इसका फुल फॉर्म ही पूछ देगा। तो FSSAI क्या है? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखना है कि ये नाम याद रखना है पहले तो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक संस्था है जो खाद्य सुरक्षा, मतलब लोगों को अच्छा भोजन मिले और वो भोजन की गुणवत्ता अच्छी हो, जो भी चीज खाते हैं उसमें FSSAI का मोहर लगा रहा था कि सही है कि नहीं, ये खाया जा सकता है कि नहीं, ये खाने योग्य है कि नहीं, इन सब चीजों का ध्यान रखता है। और इसी के तौर पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI जो है, इसका राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 जारी किया गया कि किस राज्य में खाद्य के मामले में, भोजन के मामले में लोगों की सुरक्षा है और सबको भोजन मिल रहा है। तो इसमें 3 राज्य अव्वल आए हैं। एक गुजरात प्रथम स्थान पर है, गोवा प्रथम स्थान पर और चंडीगढ़ प्रथम स्थान, तीनों प्रथम स्थान पर। और तीनों का कैटेगरी अलग है। गुजरात जो है ये बड़े राज्यों में, तो बड़ा राज्य जो है देश का गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, इन सब राज्यों की बात करें तो उसमें गुजरात नंबर 1 पर है। गोवा जो है ये छोटे राज्यों में, तो जो छोटे राज्य हैं उसमें अव्वल ये है, जबकि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों में। और ये ध्यान रखना है इस प्रकार से 3 राज्य का चुनाव अव्वल तौर पर किया गया कि ये तीनों फूड सिक्योरिटी के मामले में एक बड़ा और प्रथम राज्य के रूप में है। और ध्यान रखना है कि ये खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है और इसी दिन ये सूचकांक जारी किया गया था। तो ध्यान रखना है कि ये जो है, ये 7 जून जो है ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। तो ये ध्यान रखना है। और इसी के तौर पर 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के उपलक्ष्य में ही ये घटना या सूचकांक जारी किया गया था। और ध्यान रखना ये 2019 में
पहली बार जारी हुआ था और ये 2020 में ये दूसरा बार ये सूचकांक को जारी करने का काम किया गया है एफएसएसए को द्वारा। दूसरी बार जो जारी हुआ 2020 में, उसमें ये 3 राज्य अव्वल आए। अब आगे चलते हैं तो भारत पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ये एक इंपॉर्टेंट सूचकांक, क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी घटनाक्रम घटे उस पर ज्यादा नजर रखना है, उन करंट अफेयर्स से ज्यादा सवाल पूछा जाएगा। तो विश्व स्तर पर भारत का प्रदर्शन पर्यावरण के मामले में कहां है, इसको ध्यान रखना। और यह पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2 विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया एक प्रारूप है, जिसमें एक येल विश्वविद्यालय और एक कोलंबिया विश्वविद्यालय। तो येल विश्वविद्यालय का एक इंस्टीट्यूशन है सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, ये येल विश्वविद्यालय। ये ध्यान रखना है कि ये सूचकांक जो जारी किया गया है ये येल विश्वविद्यालय के द्वारा, येल विश्वविद्यालय का एक संगठन है सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, और एक है कोलंबिया विश्वविद्यालय। तो ये दोनों ने मिल करके इस चीज को जारी किया, और जारी करके जो सूचकांक जारी किया उसमें भारत का स्थान 168वां है, ये ध्यान रखना। और 168वां भारत का है, जबकि इसमें 180 देशों की सूची जारी की गई थी। तो भारत का बहुत खराब रैंकिंग है, ध्यान रखना पर्यावरण के मामले में। और दक्षिण एशिया की बात करें तो सिर्फ भारत अफगानिस्तान से ऊपर, इवन कि पाकिस्तान का भी स्थिति भारत से पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में ज्यादा अच्छा है। तो ये ध्यान रखना 180 देशों में 168वां पोजीशन, जबकि पहला स्थान जो है यहां पर प्राप्त किया प्रथम स्थान, उसका नाम याद रखना है। और प्रथम जो प्राप्त किया है वो देश है डेनमार्क। तो डेनमार्क पहले स्थान पर है, जबकि भारत का रैंकिंग में स्थान 168वां है 180 देशों में, जो काफी खराब रैंकिंग है। और ये पूछा जा सकता है एग्जाम। अब 2 राजदूत की नियुक्ति हुई है, एक रोमानिया में और एक स्विट्जरलैंड का। तो रोमानिया में भारत के नए राजदूत जो नियुक्त हुए हैं राहुल श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है, और ये विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, संयुक्त सचिव, जिनको अभी जिम्मेवारी दी गई है रोमानिया के नए राजदूत के रूप में। तो ध्यान रखना है, पूछेगा राजदूत के बारे में। आजकल हर दिन कोई ना कोई राजदूत को बदला जा रहा, और इस रूप में एक नई नियुक्ति राहुल श्रीवास्तव। जबकि स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत जो हैं, एक महिला हैं मोनिका कपिल मोहता, और को नियुक्त किया गया है। और ये 1985 बैच के आईएफएस हैं, भारतीय विदेश सेवा से जुड़े हुए। तो 85 बैच की एक आईएफएस हैं, और ये अभी जो है वर्तमान में, ये ध्यान रखना है कि ये स्वीडन के राजदूत हैं। तो स्वीडन के राजदूत अभी हैं, लेकिन अब ये पदभार लेंगे कहां के, स्विट्जरलैंड के। तो स्विट्जरलैंड के मोनिका कपिल मोहता और रोमानिया के राहुल श्रीवास्तव, दोनों राजदूत नए नियुक्त हुए। हमने देखा कि हर वीडियो में एक राजदूत की बात हो रही है, तो उसको ध्यान रखना है, जो राजदूत बन रहे हैं। अब एक और न्यूज है, भारतीय एरोस्पेस उद्यमी, नाम है रंजीत कुमार। तो इनका नाम याद रखना। तो एरोस्पेस समझते होंगे, जो अंतरिक्ष में काम करते हैं। तो उद्योगपति हैं, और उद्योगपति किस क्षेत्र में, तो एरोस्पेस से जुड़े हुए, अंतरिक्ष में काम करने के लिए। और इनको नासा ने विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। तो नासा जानते हैं, हमने बताया है पहले एक वीडियो में, ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की सबसे बड़ी संगठन है वर्ल्ड स्तर पर। और इनमें नासा ने जो काम किया है ISS का, तो इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी है। तो अंतरिक्ष में एक स्टेशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के तौर पर, और इसके निर्माण में रंजीत कुमार ने काफी योगदान दिया वैज्ञानिक तकनीकों के मदद के तौर पर, और इसलिए इनको विशिष्ट सेवा पदक दिया गया। और इस प्रकार ये दूसरे भारतीय हैं, और दूसरे भारतीय के रूप में एक इंपॉर्टेंट और नाम याद रखना है, R चेट्टी पांडीपत। तो ये ध्यान रखना है कि ये पुरस्कार रंजीत कुमार दूसरे हैं। इसके पहले यह सम्मान 2002 में ही दिया जा चुका है R चेट्टी पांडीपत को। तो R चेट्टी पांडीपत प्रथम थे जिनको यह दिया गया था विशिष्ट सेवा पदक नासा का, जबकि रंजीत कुमार ये दूसरे हैं जिनको 2020 में यह दिया गया। तो ये ध्यान रखना है रंजीत कुमार को। अब आगे चलें तो एक समझौता हुआ भारत और डेनमार्क के बीच। ये डेनमार्क जो यहां पर हमने अभी चर्चा किया था पर्यावरण के मामले में। तो भारत और डेनमार्क ने बिजली क्षेत्र मतलब ऊर्जा का क्षेत्र में सहयोग देने के लिए एक MOU पर साइन किया। MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, सहमति पत्र,
कि दोनों देश आपस में सहमत हुए हैं कि हम दोनों बिजली का डेवलपमेंट कैसे करें, कैसे उसका उत्पादन करें, किस तरह से ऊर्जा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हों, इसके तौर पर ये दोनों देश आपस में सहयोग के तौर पर काम करेंगे। तो एक बड़ा समझौता है, ये ध्यान रखना है भारत और डेनमार्क के बीच। अब यहाँ एक न्यूज है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में एक जिला है चमोली, और यहां पर चमोली में एक जगह है, पहाड़ी क्षेत्र है गैरसैंण, पहाड़ है ये जहां पर लोग घूमने जाते हैं, और गैरसैंण को उत्तराखंड का ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो ये ध्यान रखना है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में गैरसैंण को मान्यता दिया गया। तो उत्तराखंड सरकार ने यह घोषणा कर दिया, यहाँ के राज्यपाल ने इस पर मुहर लगा दी। अब गैरसैंण जो चमोली जिला स्थित है वो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाएगा। मतलब गर्मी के सीजन में राजधानी शिफ्ट होकर गैरसैंण चली जाएगी, ये ध्यान रखना। अब आगे चलें तो एक मध्य प्रदेश से एक अभियान शुरू हुआ है, नाम है धन्यवाद मां, थैंक्स मॉम। तो थैंक्स मॉम एक वृक्षारोपण अभियान जो पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून को, उसी के तहत मध्य प्रदेश राज्य ने एक नया अभियान शुरू किया, थैंक्स मां। और ये वहां के जन कल्याण और विकलांग विभाग के निदेशक ने शुरू किया, और शुरू करके वहां के कर्मचारियों द्वारा अपने अपने हाथों से एक प्लांटेशन करके ये अभियान को शुरू किया। और हर प्लांट के आगे उनकी मां की एक नेम प्लेट लगानी थी, तो मां के नाम को नेम प्लेट लगा करके मां को समर्पित करके पौधे का रोपण करने का एक अभियान है। क्योंकि प्लांटेशन 5 जून जो पर्यावरण दिवस था उसमें वृक्षारोपण कर कई कार्यक्रम, बिहार में भी हमने कहा 2.5 करोड़ प्लांट लगाने की योजना बनाई गई। तो हर राज्य अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, और इस तौर पर वृक्षारोपण कार्य के रूप में थैंक्स मां, धन्यवाद मां, एक नाम यूनिक है, सुनने में अच्छा लगता है, और इसलिए ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। संबंधित है वृक्षारोपण से और राज्य संबंधित है मध्य प्रदेश से, ध्यान रखना। अब यहाँ खेल से 2 न्यूज है। एक फातिमा बानो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि इस पर एक फिल्म बन चुकी है दंगल, और दंगल का नाम सुने होंगे। उसमें जो एक्चुअल कुश्ती लड़ने वाली काम करती थी गीता फोगाट और बबीता फोगाट। तो गीता फोगाट और बबीता फोगाट को फातिमा बानो ने ट्रेन किया था कुश्ती लड़ने के लिए, और एक ट्रेनिंग देने के कारण इनका जो काम हुआ, इसके कारण भारत सरकार ने इनको पहली बार भारत की मुस्लिम महिला कुश्ती कोच नियुक्त किया। ये ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना, पहली एक मुस्लिम जो कुश्ती कोच के रूप में ज्वाइन किया, नाम है फातिमा बानो, और इन्हीं के काम पर वो दंगल फिल्म आई थी। तो चर्चा में है, इसलिए यहां पर ध्यान रखना। तो कुश्ती की, महिला कुश्ती की ये कोच का काम करेगी, अब ट्रेन करेगी लोगों को, लड़कियों को, ताकि वो कुश्ती में और आगे जा सके। तो ध्यान रखना है। अब यहां फ्रांस टेनिस का एक नया स्वरूप लेकर आया। विंबलडन, फ्रेंच, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन 4 ग्रैंड स्लैम हो रहा है टेनिस का वर्ल्ड लेवल पर। और फ्रांस जो है पहले से फ्रेंच ओपन करता रहा, लेकिन फ्रांस ने टेनिस के एक नए प्रारूप की शुरुआत किया, और इसका नाम रखा है अल्टीमेट टेनिस शोडाउन। तो यह ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि अल्टीमेट टेनिस शोडाउन शुरू करने वाला नया टूर्नामेंट कौन देश है? तो फ्रांस है। यह ध्यान रखना है, टेनिस के क्षेत्र में एक नया टूर्नामेंट का आयोजन होगा अल्टीमेट टेनिस शोडाउन के नाम से, ध्यान रखना। एक इंपॉर्टेंट न्यूज आर्थिक क्षेत्र से है कि वर्ल्ड बैंक जो है यूएनओ का संगठन है, तो वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया कि कोविड-19 के कारण भारत में जो प्रभाव पड़ा अर्थव्यवस्था पर, और उस दौरान 2020-21 वित्तीय वर्ष में जीडीपी घटेगा, और उस घटे में गिरावट आएगी 3.2%। मतलब जीडीपी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो सकल उत्पाद है भारत का, वो 3.2% गिर जाएगा। और ये एक गहन चिंता की बात है कि जीडीपी गिरता है, अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, लोगों में गरीबी का माहौल होता है। लेकिन एक सूचना यह भी आ रही है कि 2021-22 जो होगा वो आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा, और इसमें भारत फिर से ग्रो करेगा, और बहुत जल्दी ही अर्थव्यवस्था भारत की पटरी पर आ जाएगी। तो ये ध्यान रखना है। अब यहां एक न्यूज है कर्नाटक से, और कर्नाटक ने 2 इंपॉर्टेंट, एक मेघ संदेश ऐप और एक वरुण मित्र पोर्टल, ये ध्यान रखना, लॉन्च किया। और दोनों का काम क्या है? तो सही समय की जानकारी देना, ये ध्यान रखना। तो सही समय की जानकारी किसके लिए? तो तूफान के लिए, आंधी के लिए, वर्षा के लिए, चक्रवात के लिए, मौसम संबंधित जो भी बदलाव हो रहा है उसके लिए।
तो कोई भी घटनाक्रम घट रहा है, कोई तूफान आने वाला है, बारिश होने वाली है, कोई मौसम में बदलाव होने वाला है, तो उसका एक्चुअल टाइम बता दे कि कैसे कब होगा, कब तूफान आएगा, कितना बजे आएगा। तो इसको ध्यान में रखा कि सही समय का जानकारी दे दे। इसके लिए मेघ संदेश और वरुण मित्र नामक 2 पोर्टल को विकसित किया है कर्नाटक सरकार। तो यही 9 और 10 जून का महत्वपूर्ण करंट अफेयर था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आपको एग्जाम में कलेक्ट करके पूछा जाए। तो इसको देखिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।